फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है एंड आप सभी को स्टडी हब की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस काफ़ी सेलेक्टेड हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है ब्रूनर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ब्रूनर की पुस्तक है शिक्षा की प्रक्रिया। आइए देखते हैं ब्रूनर की कुछ अन्य पुस्तकें। इनकी एक पुस्तक थी चिंतन एक अध्ययन, ठीक है, जिसको इन्होंने 1956 में लिखी थी। उनकी एक और पुस्तक थी स्टडीज़ ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ। इस पुस्तक को इन्होंने जीन पियाजे को समर्पित किया था। और इनकी अगली पुस्तक थी द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। तो इन पुस्तकों पे भी ध्यान दीजिएगा, ये सारी पुस्तकें भी ब्रूनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, बी इज राइट। ठीक है, 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है आपका सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है। पूछा जा रहा है कि सामान्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठोस, द्रव और गैस जो है ये सामान्य उद्देश्य नहीं है, ये एक विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का आप क्या यहाँ पे क्या तात्पर्य है, यानी कि जो है यहाँ पे पर्टिकुलर जो है एक टॉपिक दे रखी है ठोस, द्रव और गैस की। ठीक है, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस भी देखना चाहें तो देख लीजिए। बी ऑप्शन है कि छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना। अब आपको ये तो नहीं पता कि छात्रों का विकास करना, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, ये पर्टिकुलर किसी कक्षा की तो बात नहीं की गई है। ये हो सकता है कि पूरे विद्यालय के छात्रों की बात की जा रही हो और यहाँ पे छात्रों के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन लाना है, तो ये भी सामान्य उद्देश्य में आएगा। और परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन लाना, ये भी जो है आपका सामान्य उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि सामान्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो पहला है कि धातु गर्म होने पर फैल जाती है। ठीक है, तो बात की जा रही है, टॉपिक ही है। नेक्स्ट है कि ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, ये भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक दे रखी है। और सी है कि विद्युत उत्तोलक आदि अध्ययन करना। लेकिन ऑप्शन अगर डी देखा जाए तो छात्रों के सृजनात्मक सोच के विकास का अध्ययन करना। तो यहाँ पे है छात्रों की सृजनात्मक सोच। तो छात्रों का तो हमको पता ही नहीं है कि किस मतलब किसी क्लास का पर्टिकुलर है या फिर सभी छात्रों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो उद्देश्य और लक्ष्य, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है। तो देखिए, जो भी आपका लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, तो वो तत्कालीन तो होता नहीं है, तत्कालिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अल्पकालिक भी नहीं होता है। क्योंकि आपने कभी देखा है कि लक्ष्य जो है मतलब कुछ ही टाइम के बाद मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद से जाके आपको आपका लक्ष्य मिलता है। और इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावात्मक पक्ष, यहाँ पत्र नहीं है, पक्ष है। ठीक है, पक्ष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उद्दीपन जो है ये भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। बाकी अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए विचार, सी व्यवस्था, डी ग्रहण करना, ये सारी जो है आपका भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम महोदय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने जो है कब प्रस्तुत किया था?
तो इन्होंने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया था और जिसका प्रयोग उन्होंने 6 भागों में किया था। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में विभाजित किया था। मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने 6 भागों में ज्ञानात्मक पक्ष का विभाजन किया था और उसका सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको कुछ 3 मेंशन कर दिया जाएगा ऑप्शन में और एक जो है ज्ञानात्मक पक्ष का पार्ट नहीं होगा, पूछा जाएगा कि कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का भाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में 2 सिद्धांत को आधार माना है। ठीक है, 2 सिद्धांतों को आधार माना है उन्होंने। एक क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर और एक है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, सामान्य से जटिल की ओर और एक है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, पहले व्यक्ति मूर्त रूप से चिंतन करता है, धीरे धीरे जब उनका ग्रोथ होता है और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, फिर वो अमूर्त रूप से जो है बातों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, चिंतन करते हैं। ऐसे ही अगर देखें सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो धीरे धीरे जो है कोई भी जानकारी आपको धीरे धीरे आपको समझ में आती है। पहले आप फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं, आप जब बीएड करने आए थे तो आपको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग क्या कैसे करना है, कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ भी आइडियाज़ नहीं थे। लेकिन अब आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं पिछले साल के दोनों सेमेस्टर को मिला के कि आप अब अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है और बेस्ट उनको सजेशन दे सकते हैं। वही चीज़ है। ठीक है, देखिएगा इनका सीक्वेंस देख लीजिएगा जो कि उन्होंने 6 वर्गों में बांटा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा। पहला है ज्ञान। आपको किसी नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का क्या होता है, ज्ञान होता है। उसके बाद से आप उसको क्या समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग की योग्यता आ जाती है। उसके बाद से आप को प्रयोग करने की भी योग्यता आती है। फिर धीरे धीरे उसमें एनालिसिस भी आप करने लगते हैं। उसके बाद से सिंथेसिस करते हैं और लास्ट में आपके पास इवोल्यूशन की यानी कि मूल्यांकन की योग्यता आ जाती है। तो ऐसे है उनका सीक्वेंस, तो इसको भूलिएगा नहीं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इनमें से कौन ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो अभी आपने देखा था मूल्यांकन तो बिल्कुल आता है, संश्लेषण भी आता है, विश्लेषण भी आता है, लेकिन उपयोग जैसी कुछ अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। वहाँ पे तो प्रयोग आपने पढ़ा था, तो प्रयोग आता है लेकिन उपयोग नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भावात्मक बच्चे का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये बच्चे का वर्गीकरण नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, भावात्मक पक्ष होगा यहाँ पे। ठीक है, तो भावात्मक पक्ष का आपने अभी देखा कि ज्ञानात्मक पक्ष का तो ब्लूम ने किया था और भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्रेथवाल ने किया था। ठीक है, क्रेथवाल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है? तो ब्लूम के वर्गीकरण का जो क्षेत्र उद्देश्यात्मक नहीं है। उन्होंने 3 क्षेत्र बताई थी, एक है संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक। उद्देश्यात्मक उनके क्षेत्र में नहीं आता है, उनके वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित कार्य प्रक्रियाओं की सूची में, ठीक है, उनकी ज्ञान पक्ष संबंधित कार्य प्रक्रियाओं की सूची में अनुवाद करना। ठीक है, आप अनुवाद कब करते हैं? अनुवाद करना किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, बोध के अंतर्गत जो है अनुवाद करना आता है। जब आपको किसी चीज़ का, किसी इन्फॉर्मेशन का नॉलेज हो जाता है तो फिर आप उसको व्याख्या करने लगते हैं, उल्लेख कर सकते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, तो ये बोध में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, अनुभव वाला होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी। तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि क्या होगा, ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा। और चलिए एक आपके लिए है फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पदार्थ विज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है? और आप लोग से उम्मीद है, आई होप कि आप सभी लोग आंसर राइटिंग करेंगे और अपने अपने जो भी आंसर हैं वो आप लोग स्टडी हब डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टडी हब के कोई नए मेंबर हैं तो स्टडी हब डिस्कशन ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और अपने आंसर्स को शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव